भारत में छात्र आत्महत्या की दर प्रतिदिन 38 है, जो पिछले 12 वर्षों में लगभग 65% बढ़ी है। 2023 में मृतक विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या 13,892 बताई, यानी हर 2 घंटे में 3 विद्यार्थी आत्महत्या करते। परंतु आज का विषय आत्महत्या नहीं, बल्कि उसके कुछ मुख्य कारणों में से एक परीक्षा में पेपर लीक का है। पेपर लीक एक संगठित अपराध मात्र नहीं जिसमें बच्चों को बार बार परीक्षा देने की डेट मिलती रहती है, बल्कि यह एक ऐसी समस्या है जो मानसिक स्तर पर बच्चों को तोड़ देती है, भावुक स्तर पर उसे समाज में उठल्लू बना देती है, पारिवारिक स्तर पर उसे अपने जनों से ही दुराव की स्थिति में ला देती है और आर्थिक स्तर पर नौकरी की बाट जोड़ते युवावस्था के वर्ष चुरा लेती है। परीक्षा पेपर लीक दीमक की तरह शिक्षा तंत्र के एक महत्वपूर्ण आयाम को घालता जा रहा है। नियंत्रण के स्थान पर यह विकट ही होता जा रहा है। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए कुछ प्रमुख पेपर लीक की घटनाओं के अवलोकन से हमें पता चलता है कि यह 10वीं 12वीं से लेकर कैट और एसएससी तक में उपस्थित है। 2004 में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का लीक हो जाना एक राष्ट्रीय स्तर का हंगामा बन गया। इसके बाद 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का लीक, फिर उसके बाद 2013 से 15 तक एमपी का कुख्यात व्यापम घोटाला, उसके बाद फिर 2015 में अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा का लीक, 2016 में नीट की लीक, 2018 में एसएससी की परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड की दोबारा लीक, और हाल ही में 2024 में नीट यूजी, यूजीसी नेट, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, बिहार स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा जैसे कई लीक सम्मिलित। इन घटनाओं ने न केवल शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया। आज के इस वीडियो में हम इस समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाओं, कारणों, प्रभावों, विशेषकर आत्महत्या के मामलों, हाल के छात्र आंदोलनों जो प्रश्न पत्र लीक से परे परीक्षाओं में देरी और अनियमितताओं पर केंद्रित हैं, तथा संभावित समाधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी वीडियो बनाते रहें तो कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का तो आपको पता है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा को हमेशा से ही लोकतंत्र की रीढ़ माना गया। यह वह साधन है जिसके माध्यम से निर्धन, पिछड़ा, अभावग्रस्त व्यक्ति भी शिक्षा की सीढ़ी के प्रयोग से अपना भविष्य संवार सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश परीक्षा पत्र लीक और नकल की घटनाएं स्वतंत्रता के कुछ ही दशकों बाद आरंभ हो गई थी। स्वतंत्र भारत में संगठित रूप से बड़े पैमाने पर नकल की पहली चर्चित घटना 1967 में बिहार में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा से जुड़ी हुई है। यह वही भूमि है जिसने विश्व को नालंदा से लेकर मंडन मिश्र, आर्यभट्ट, पाणिनि, पतंजलि, चाणक्य और भारत का स्वर्णिम काल दिया। वहीं से ऐसी लज्जित करने वाली घटना का आरंभ होता है। 60 के दशक में बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर नकल का खुला खेल चल रहा था। शिक्षक, कर्मचारी और बाहरी लोग मिलकर पर्चियां बांट रहे थे और कुछ स्थानों पर तो प्रश्न पत्र पहले से ही बिक चुके थे। इस घटना ने तत्कालीन सरकार को हिलाकर रख दिया। स्थानीय समाचार पत्रों ने इसे बहुत बड़े स्तर पर उजागर किया और समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे गरीबी और शिक्षा तक सीमित पहुंच का परिणाम माना, जबकि शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने इसे शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और इनडिसिप्लिन का प्रतीक बताया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, कई छात्रों को निष्कासित किया गया, कुछ शिक्षकों को निलंबित किया गया और परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ाने का वादा किया गया। लेकिन यह केवल आरंभ था। 70 और 80 के दशक में यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में नकल और पत्र लीक की घटनाएं बढ़ने लगी। उस समय तक यह समस्या स्थानीय स्तर पर थी, लोकलाइज्ड थी, लेकिन 90 के दशक में यह राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। जब मैं छोटा था तब मुझे स्मरण है कि कई जिले ऐसे थे जहां से वो लोग परीक्षा देते थे जो सदैव ही अन्य विद्यालयों में फेल हो जाया करते थे। संभव है अन्य राज्यों में भी ऐसे विद्यालय होंगे जहां ऐसी कुप्रथा निर्बाध चलती रही। 90 का दशक भारत में परिवर्तन का था। आर्थिक उदारीकरण के साथ शिक्षा और नौकरियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। सीटें बढ़ने से एक माफिया का जन्म होता है जिसने प्रश्न पत्र लीक और नकल का धंधा और भी संगठित कर दिया। 2004 में
सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा लीक एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह पहली बार था जब राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिष्ठित परीक्षा इस तरह से प्रभावित हुई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। छात्रों और अभिभावकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, मीडिया ने इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता के रूप में चित्रित किया। सरकार ने दोबारा परीक्षा आयोजित की, लेकिन इससे छात्रों का समय और धन दोनों नष्ट हुए। मानसिक तनाव अलग, क्योंकि तब तक कीबोर्ड की परीक्षा किसी भी किशोर वय के विद्यार्थी को अंदर तक तोड़ देती थी। वह आपकी सफलता का एक ऐसा मानदंड था और आपको एक ही अवसर मिलता था अपने आप को साबित करने के लिए। इस घटना ने यह भी दिखाया कि पत्र लीक अब केवल स्थानीय माफिया तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें बड़े स्तर पर संगठित गिरोह सम्मिलित थे। 2015 में बिहार में 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान एक और ऐसी घटना घटी जिसने विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरी। वीडियो और फोटो में दिखा कि अभिभावक और संबंधी दीवारें फांदकर और खिड़कियों से लटक कर नकल की पर्चियां छात्र छात्राओं तक पहुंचा रहे थे। मेरे जैसे बिहारी के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि 2015 और 90 के बिहार में ऐसे स्कूलों में केवल मोबाइल फोन का ही अंतर था। हमने कहानियां सुनी है कि कैसे शिक्षक ही बोर्ड पर उत्तर लिख देते थे। आप पूरी किताब लेकर जा सकते थे, गेस्ट पेपर खोलकर परीक्षाएं लिखी जाती थी। इस घटना की सार्वजनिकता ने यह बता दिया कि यह संगठित नकल का एक जीता जागता उदाहरण। इस घटना ने न केवल भारत की छवि को क्षति पहुंचाई, बल्कि यह सवाल उठने लगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है। समाज ने इसे नकारात्मक रूप में लिया। बुद्धिजीवियों ने इसे गरीबी और बेरोजगारी से जोड़ा, जिसे मैं नहीं मानता। यह बहुत ही बेकार सा तर्क है कि गरीब व्यक्ति नकल कर रहा है, बेरोजगार लोग चोरी कर रहे हैं। हर गरीब बेरोजगार परीक्षार्थी चोरी नकल नहीं करते। यह प्रश्न हिली हुई नैतिकता, सामाजिक कंडीशनिंग का है कि आप फला जगह से ये कर सकते हैं। हाँ, इसका एक सामाजिक आयाम यह है कि लड़कियों का विवाह अशिक्षा के कारण नहीं हुआ करता था, तो माता पिता उसे कम से कम बोर्ड का सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए ऐसी जगहों से परीक्षाएं दिलवाते थे जहां चोरी चलती थी। सरकार ने कठोर कदम उठाए, जिसमें सैकड़ों छात्रों को निष्कासित करना और कई परीक्षा केंद्रों को रद्द करना शामिल था। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? नहीं। यह कार्य संक्रमित पेड़ के पत्ते को धोने जैसा था, जबकि समस्या अत्यधिक व्यापक थी। यह तो बोर्ड परीक्षा में लीक की घटना है, परंतु अब हम कुछ पेपर लीक की घटनाओं को विस्तार से देखेंगे। यहां हम 2000 के बाद की घटनाओं पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि तब से यह समस्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। 2003 की प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यानी कैट, यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा थी जो भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी आईआईएम्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस लीक ने हजारों छात्रों को प्रभावित किया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह दिखाता है कि कैट स्तर की परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं थी। इस घटना ने लोगों में अविश्वास का बीजारोपण किया कि यदि यह परीक्षा भी सुरक्षित नहीं है तो बचता क्या है। फिर होती है 2004 की सीबीएसई बोर्ड की लीक। इसने लाखों छात्र छात्राओं को प्रभावित किया और बोर्ड को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी। छात्र छात्राओं की मानसिक पीड़ा के बारे में सोचिए। फिर 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी AIEEE में लीक होती है। यह लीक यूपी में हुई, जहां प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही वितरित हो गए। कई गिरफ्तारियां हुई, परंतु इसने इंजीनियरिंग छात्रों के बीच निराशा पैदा की। बच्चे सतत भय में रहने लगे कि वो जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी एक सेंटर पर चोरी, लीक आदि के कारण सब बेकार हो सकता है। फिर 2013 से 15 मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की लीक होती है। घोटाला होता है जो व्यापम के नाम से प्रसिद्ध हुआ या कुख्यात हुआ। यह भारत के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों में से एक था। मध्य प्रदेश में मेडिकल और सरकारी नौकरियों की परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली होती है। इसमें न केवल पत्र लीक बल्कि फर्जी उम्मीदवार और रिश्वतखोरी भी शामिल थी। अनुमान है कि इस घोटाले में 1800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए और कई रहस्यमयी मौतें भी हुई। इसने राजनीतिक हलकों में भी हंगामा मचाया, परंतु हंगामे के कुछ समय पश्चात यह चर्चा से विलुप्त हो गया और आज हम व्यापम में क्या हुआ नहीं हुआ हम कुछ भी नहीं जानते। फिर 2015 में अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा यानी AIPMT में लीक होती है। हरियाणा और राजस्थान इस बार था और सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। लाखों मेडिकल छात्र प्रभावित हुए। इसने नीट जैसी प्रणाली की मांग को बल दिया। फिर आता है 2016। अगले ही वर्ष नीट की पहली ही परीक्षा में लीक के समाचार मिलते हैं। इसने मेडिकल एग्जाम्स की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए। यह भी प्रश्न उठने लगे कि क्या कोई भी परीक्षा अब इस माफिया से बची हुई है। फिर 2018 में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC और उसी वर्ष CBSE के लीक होते हैं।
एसएससी में इतने बड़े स्तर की लीक ने लाखों युवाओं को सड़कों पर उतार दिया। उसी वर्ष सीबीएसई की गणित और अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। यह लीक सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होते हैं, जिसने डिजिटल युग की नई चुनौतियों को पहली बार उजागर किया। प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग से लेकर स्ट्रांग रूम में रखे जाने तक डिजिटल युग में कोई भी एक फोटो खींचकर अब उसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डालकर पैसे कमा सकता था। 8वीं बड़ी लीक 2020 में कोविड काल में होती है। महामारी के दौरान भी कुछ राज्य स्तरीय परीक्षाएं लीक हुई। यह दिखाता है कि लॉकडाउन में भी यह धंधा रुका नहीं। 2023 में तेलंगाना, असम और महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रभावित हुई। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें आम हो चुकी थी। अब यह इस लेवल तक जा चुका था कि हर परीक्षा में लोग पहले टेलीग्राम चेक करने लगे थे कि कहीं वहां लीक पेपर तो नहीं बिक रहा। 2024 यानी पिछले वर्ष नीट यूजी, यूजीसी नेट और अन्य कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। यह वर्ष क्वेश्चन पेपर लीक का सबसे बुरा वर्ष माना जा सकता है। फरवरी में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की प्रश्न पत्र जो है लीक होते हैं, जिसमें 48 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए। मई में नीट यूजी लीक ने 24 लाख छात्रों को झटका दिया। जून में यूजीसी नेट लीक हो जाता है और जुलाई में फिर बिहार स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा रद्द करनी पड़ जाती है। दिसंबर आते आते एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा भी प्रभावित होती है। इनमें से कई परीक्षाएं रद्द होती हैं और नए कानून बनाए जाते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि पेपर लीक की समस्या अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। यह केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि एक संगठित रूप में एक पूरे तंत्र के साथ इसकी व्यापकता पूरे राष्ट्र में है। ये तो हमने आपको केवल कुछ बड़े और राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाले लीक ही गिनाए, परंतु इसके अलावा कई छोटे छोटे स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक हुए हैं। जैसे कि 2022 में तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 2023 में तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम में एसएससी और एचएससी परीक्षाएं, पश्चिम बंगाल में पिछले 7 वर्षों में 10 से अधिक लीक हुए हैं, गुजरात में पिछले 5 वर्षों में 11 लीक हुए हैं, राजस्थान में 2015 से 23 तक 14 छोटे लीक जैसे लाइब्रेरियन भर्ती 2019, पुलिस कांस्टेबल 2022, फॉरेस्ट गार्ड 2022 और बिहार में 10वीं कक्षा की 6 घटनाएं। इन घटनाओं में विभिन्न पार्टियों की सरकारें असफल रहीं। इसमें न तो एक सरकार या पार्टी दिखती है, न ही किसी पार्टी के आने से कोई नियंत्रण दिखता है। उदाहरण के लिए यूपीए सरकार में 2004 से 14 के दौरान कई लीक हुए, जैसे एआईपीएमटी और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाएं, जहां कांग्रेस के शासन में कम से कम 10 से अधिक मामले सामने आए। वहीं हाल के वर्षों में बीजेपी शासित राज्यों में 70 से अधिक लीक दर्ज हुए, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जब बीजेपी सत्ता में थी। कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे राजस्थान 2018 से 23 में 14 लीक हुए और अन्य राज्यों में भी कई असफलताएं देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों में 89 से अधिक मामले सामने आए, जो दिखाते हैं कि समस्या सभी पार्टियों की सरकारों में व्याप्त है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तथा भ्रष्टाचार इसका प्रमुख कारण है। संभव तो यह भी है कि जानकारी होते हुए भी छात्र छात्राओं के संगठित रूप में एक वोट बैंक बनकर ना दिखना भी उन्हें केवल छिटपुट प्रदर्शनों के लिए समाचार में ला तो देता है, जहां कुछ नेता इस पर टिप्पणी भी कर लेते हैं, पर समाधान अपवाद स्वरूप ही कहीं पे मिलता हुआ दिखता है। अब चर्चा इसके मुख्य कारणों पर कि यह इतना व्यापक है और हर दूसरी परीक्षा में ऐसा कदाचार दिख रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कारण है भ्रष्टाचार। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं में भ्रष्टाचार गहरे जड़ें जमा चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक फोटो खींचकर किसी को देने में लाखों का खेल हो सकता है। प्रश्न पत्र छपाई से लेकर वितरण तक हर चरण में रिश्वतखोरी होती है। कर्मचारी, शिक्षक और यहाँ तक कि पुलिस भी इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा कारण है माफिया गिरोहों का जाल। जिस व्यापकता के साथ प्रश्न पत्रों की लीक देखने को मिलती है, यह स्पष्ट है कि यह एक रैंडम व्यक्ति द्वारा किया गया एकायामी अपराध नहीं, वरन तकनीक, पैसा, पॉलिटिक्स, पुलिस सबके साथ यह एक वेल ऑयल्ड मशीनरी बन चुका है। माफिया गिरोह के पास प्रश्न पत्र बनाने के हर स्तर पर लोगों को विवश करने के तरीके हैं। कोई प्रश्न चुनता है, कोई लिखता है, वही कहीं अप्रूवल के लिए जाता है, अप्रूवल के बाद प्रिंटिंग के लिए टाइप सेटिंग होगी, कोई उसे सिस्टम में डालता है, कोई प्रिंटर से निकालता है, कोई उसे जमा करता है, कोई उसे मुख्य केंद्र से राज्य और जिले के स्कूलों या परीक्षा केंद्र तक भिजवाता है, वहां स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और कोई उसके बाद स्ट्रांग रूम से उसे केंद्र तक लाता है।
ऐसे दर्जन भर से अधिक स्थान हैं जहां से केवल एक फोटो खींचकर लखपति या करोड़पति बनने के चांसेस हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा रिस्क और करोड़ों की कमाई। ये गिरोह लाखों रुपयों में प्रश्न पत्र बेचते हैं। कई बार इनके तार राजनीतिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों से जुड़े होते हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा कारण है डिजिटल युग की चुनौतियां। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ने पत्र लीक को और भी आसान बना दिया। एक बार लीक होने पर प्रश्न पत्र मिनटों में वायरल हो जाता है। साइबर अपराधी इस काम में माहिर है। इनके साथ ही डिजिटल परीक्षाओं के भी तोड़ निकाले जा चुके हैं। सेंटर के मालिक को पैसे देकर कंप्यूटर को रिमोट पर ले लेना, स्क्रीन को केंद्र के बाहर से नियंत्रित करना, किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा देना आदि। हमने यह भी पाया है कि कुछ केंद्रों से कई टॉपर आदि भी निकलते हैं, जो कि डिजिटल परीक्षाओं पर भी संदेह उत्पन्न करता है। चौथा कारण है कमजोर सुरक्षा के उपाय। प्रश्न पत्रों की छपाई, परिवहन और वितरण में सुरक्षा की कमी है। कई बार ट्रक ड्राइवर या छोटे कर्मचारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। यदि इनकी उचित मॉनिटरिंग हो तो यह नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा, दंड आदि की गंभीरता। यदि अपराधी पकड़े जाने के बाद भी छूट जाए या उनकी राजनीतिक पहुंच के कारण छोटे मोहरे ही पकड़े जाएं, बड़े बाहर रहें, तो इसमें कमी नहीं आई। दंड में प्रभावित विद्यार्थियों के भविष्य, उनकी मानसिक पीड़ा और आत्महत्या को विवश होते बच्चों के अपराध की अनुपस्थिति भी इसके निर्बाध गति से बढ़ने का एक कारण है। सरकारों के लिए इसका समुचित समाधान कोई समस्या नहीं लगती, क्योंकि इसी देश में यूपीएससी या आईआईटी के प्रश्न पत्र लीक नहीं होते। सरकारें ऐसा कर सकती हैं यदि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि यह एक भयानक समस्या है। अब बात करते हैं इसके प्रभाव पर कि छात्र, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। परीक्षा पत्र लीक का सबसे गहरा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। उनके वर्षों का परिश्रम एक झटके में उन्हें मानसिक, आर्थिक और भावुक तौर पर प्रभावित करता है। आइए इनके प्रभावों को समझते हैं। पहला प्रभाव है मानसिक तनाव। जब कोई परीक्षा पत्र लीक होता है तो छात्रों में निराशा और तनाव बढ़ता है। कई बार यह अवसाद और आत्महत्या तक ले जाता है। आर्थिक नुकसान, कोचिंग, किताबें, यात्रा और अन्य खर्च बेकार हो जाते हैं। गरीब परिवारों के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका होता है। समय की बर्बादी होती है। दोबारा परीक्षा की तैयारी में महीनों लग जाते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। बच्चे ऊहापोह में रहते हैं कि अब परीक्षा कब होगी। उनके सेंटर पर तो लीक नहीं हुई, उनके जीवन का एक वर्ष व्यर्थ हो गया। उनके आगे की योजनाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ता ही है। इसके साथ ही आत्महत्या के भी मामले हमें देखने को मिलते रहे। पत्र लीक से जुड़े तनाव के कारण कई छात्र छात्राएं कई बार आत्महत्या अलग अलग जगहों पे करते हुए पाए गए। कुछ उदाहरण की बात करें, 2021 में तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय नीट छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी मां को बताया कि पेपर लीक होने के कारण उसकी मेहनत, उसका परिश्रम बेकार हो गया। वह एक दिहाड़ी मजदूर की बिटिया थी। 2024 में यूपी में आरओ और एआरओ परीक्षा लीक के बाद एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगा दी। वह कई वर्षों से बेरोजगार था। 2024 में लखनऊ में एक 28 वर्षीय युवक ने अपने शिक्षा प्रमाण पत्र जला दिए और आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह बार बार होते लीक से अत्यधिक निराश था। 2024 में ही महाराष्ट्र के गणेश काले ने परीक्षा घोटालों से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया, हालांकि वो बच गए। 2025 में कोटा में 14 नीट की तैयारी करते छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें कई मामले पत्र लीक और तनाव से जुड़े हुए थे। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2022 में भारत में छात्र आत्महत्याओं की दर 7.6% थी और इसमें परीक्षा विफलता और लीक प्रमुख कारण थे। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 3 छात्र आत्महत्या करते हैं और पत्र लीक इसमें एक बहुत बड़ा कारक है। समाज पर इसके कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि विश्वास की कमी। लोग शिक्षा और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा खोते जा रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि सरकारों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समाज में यह संदेश जाता है कि सरकार या भारत का तंत्र एक परीक्षा तक सही से नहीं करवा सकता। इससे नैराश्य का भाव उपजता है। आक्रोश, फिर छात्र और युवा सड़कों पर उतरते हैं, जो सामाजिक अस्थिरता को बढ़ाता है। इसका लाभ राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, जिनका लक्ष्य छात्रों के समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उनके अपने राजनीतिक एजेंडे को विद्यार्थियों के कंधे पर लात रखकर आगे बढ़ाने का होता है। यदि इसके आर्थिक प्रभावों की बात करें तो परीक्षाएं रद्द होने और दोबारा आयोजित करने में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। कोचिंग उद्योग को बढ़ावा मिलता है, जो निर्धन छात्रों के लिए बोझ है। कोचिंग उद्योग का वॉल्यूम तो बढ़ता है, पर साथ ही उन पेरेंट्स का दर्द कोई नहीं समझता जो बच्चे को 1 वर्ष के लिए भेजता है और वो इसके कुचक्र में फंसकर रह जाता। कई बार
एक एक एसएससी परीक्षा के परिणाम 3-3 वर्षों तक न्यायालयों में अटके रहे। इतने समय तक बच्चे कोचिंग, आवास, भोजन आदि पर उनका बजट कई गुना अधिक खर्च कर चुके हैं। यदि हम हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों को देखें, जो कि पत्र लीक से परे देरी और अनियमितताओं पर भी फोकस्ड है, परीक्षा पत्र लीक की समस्या ने छात्रों में इतना आक्रोश पैदा किया है कि अब आंदोलन केवल लीक तक ही सीमित नहीं रह गए। हाल के वर्षों में, विशेषकर 2024 और 25 में छात्रों ने परीक्षाओं में हो रही देरी, तकनीकी त्रुटियों, प्रशासनिक उपेक्षा और अनियमितताओं के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए हैं। यह आंदोलन दिखाते हैं कि छात्र अब केवल न्याय की मांग नहीं कर रहे, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं। आइए कुछ प्रमुख आंदोलनों पर दृष्टि डालते हैं। 2024 में नीट यूजी और यूजीसी नेट में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या एनटीए को विफल बताते हुए उसके विघटन की मांग की। जून 2024 में यूजीसी नेट के रद्द होने के बाद छात्रों ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना दिया और पुलिस ने कई छात्रों को डिटेन कर लिया। इन प्रदर्शनों में छात्रों ने कहा कि वो एनटीए द्वारा बार बार दोहराई जा रही गलतियों से थक चुके हैं और परीक्षाओं में देरी उनके करियर को बर्बाद कर रही है। इसी वर्ष जुलाई में कोलकाता में छात्र संगठनों ने नीट और नेट की अनियमितताओं के विरोध में टायर जलाए और दिन भर की हड़ताल की। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए, जिसमें छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम को रद्द करवाया। 2025 में यह आंदोलन और भी तीव्र हुए, विशेषकर एसएससी की परीक्षाओं में हो रही देरी और तकनीकी त्रुटियों के कारण। जुलाई 2025 में एसएससी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ऑनलाइन परीक्षाओं में सर्वर क्रैश हो जाना, प्रश्न पत्रों में त्रुटियां, परिणामों में अनावश्यक देरी। इससे हजारों अभ्यर्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जहां शिक्षक और छात्र मिलकर एसएससी के कुप्रबंधन के विरोध में आवाज उठाते रहे। सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि एसएससी को जवाबदेह बनाया जाए और तकनीकी विफलताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। अगस्त 2025 में दिल्ली में एसएससी परीक्षाओं के कुप्रबंधन और तकनीकी असफलताओं के विरोध में और भी बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें छात्रों ने प्रशासनिक उपेक्षा की निंदा की। ये आंदोलन पत्र लीक से आगे जाते हैं, क्योंकि छात्र अब पूरी प्रणाली की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जून 2024 में यूजीसी नेट रद्द होने के बाद छात्रों ने कहा कि वे एनटीए द्वारा शोषित महसूस कर रहे हैं और उन्हें अनुचित रूप से रीटेस्ट दिलवा कर थकाया जा चुका है। 4 जुलाई 2024 को छात्रों ने संसद तक मार्च करने की योजना बनाई और जंतर मंतर पर एंटी एनटीए के नारे लगाए। 2024 के अंत में वर्ष भर के छात्र आंदोलनों की समीक्षा में नीट घोटाले और परीक्षा अनियमितताओं को प्रमुख मुद्दा बताया गया। इन प्रदर्शनों ने विपक्षी दलों को भी शामिल किया, जैसे कांग्रेस ने रैलियां निकाली। कुल मिलाकर ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समयबद्धता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं और युवाओं की बढ़ती हुई आवाज को दर्शाते हैं। यदि हम इन परीक्षार्थियों की मांगों को ध्यान से देखें तो अनुचित नहीं लगते। वो चाहते हैं कि एक एग्जाम कैलेंडर हो, जिसमें घोषणा, परीक्षा के डेट, जांच और परिणाम के डेट और बाद के चरण की परीक्षाओं के दिनांक, नियुक्ति आदि पूर्व निर्धारित हो और संस्थाएं उसे माने। परीक्षा केंद्र हर छात्र के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में ही हो, ताकि रहने की समस्या ना हो। चाहे तो आप 5 प्रेफरेंस ले लें, पर प्रेफरेंस से बाहर केंद्र ना दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का तर्क पारदर्शी होना चाहिए। परीक्षा प्रश्न उसी स्तर के होने चाहिए जिस स्तर की परीक्षा है, यानी चुनाव की जगह रिजेक्शन पत्र ना बनाएं। अब समाधान पे बात करें कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। पत्र लीक की समस्या को समाप्त करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ कदम इसे न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं लीक की संभावना को कम करती हैं। प्रश्न पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। केवल अंतिम समय में इसके स्क्रीन पर आने से प्रिंटेड प्रश्न पत्र के साथ होने वाले कई चरणों में उसकी फोटो लेने की समस्या का समाधान हो सकता है। इससे चोरी या लीक मिनिमाइज की जा सकती है। सुरक्षा उपायों में सुधार किया जा सकता है। प्रश्न पत्र छपाई और वितरण में सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसे एक कंट्रोल रूम से नियंत्रण में रखा जा सकता है और जिस भी चरण में लीक दिखे, उससे संबद्ध हर व्यक्ति को जांच के दायरे में लाया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन और सुरक्षित परिवहन
इसी के दूसरे चरणों में संभावित चोरी को नियंत्रित कर सकता है। रैंडम पिकअप ट्रक पे लाठी वाले गार्ड के साथ प्रश्न पत्र भेजना मूर्खता है। यह सदैव ही अभेद्य होने चाहिए। कानून का सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए। 2024 में लागू सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम में 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। इसमें चोर बेल लेकर पूरा तंत्र संचालित ही रखते हैं। शिक्षा प्रणालियों में भी सुधार की आवश्यकता है। रटने की बजाय समझ पर आधारित शिक्षा पद्धति आवश्यक है। जिस कार्य के लिए नौकरी मिल रही है, प्रश्न उसी को लेकर हो, ना कि छांटने के लिए। इसके लिए छात्र छात्राओं के शैक्षणिक रिकॉर्ड को भी कंसीडर किया जाए, ना कि केवल 3 घंटे की परीक्षा को। क्योंकि जो व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, जिसे नीति निर्धारण करना है, सामाजिक समस्याओं के समाधान पर कार्य करना है, उससे अनावश्यक विषयों के प्रश्न पूछकर उसकी योग्यता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। परीक्षाओं का दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियां भी एक बड़ी सीमा तक इसमें कमी ला सकते हैं। कोचिंग माफिया पर भी अंकुश लगना चाहिए। इन्हें रेगुलराइज करना चाहिए ताकि वो लीक में शामिल ना हो सके। इनके फंडिंग, इनके मैनेजर्स, इनके मालिकों पर गहन दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इनकी संलिप्तता भी देखी गई है। छात्रों के लिए काउंसलिंग, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में भारत में काउंसलिंग सेंटर है ही नहीं। ऐसी व्यवस्था का पूर्ण अभाव दिखता है। बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, बाघ जल के भीतर नहीं रह सकता, हाथी उड़ नहीं सकता। उसी तरह हर विद्यार्थी अलग होता है, उसके लिए अलग प्रशिक्षण, अलग विभाग हो सकते हैं। उनकी कथित असफलता को उनकी प्रतिभा से ना जोड़कर उनकी प्रतिभा को एक सफल मार्ग तक ले जाना ही विद्यालयों का उद्देश्य होना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इसमें अत्यावश्यक है। सभी दलों को मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा। राजनीतिक संरक्षण बंद होना चाहिए। यह कहना वैसे सहज है, परंतु आज के राजनीतिक माहौल में जहां केवल 2 खेमे हैं, वहां दोनों को एक टेबल पर लाना असंभव ही दिखता है। जहां पैसा राजनीति का एक हिस्सा हो और जहां अनअकाउंटेड मनी रैलियों के आयोजन में जाता हो, वहां ऐसा काला धन राजनीतिक फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा कारक होता है। इसे केवल सत्ता दल गंभीर विधिक कार्रवाई से ही साध सकता है। साइबर सुरक्षा भी एक उपाय हो सकता है। डिजिटल लीक को रोकने के लिए साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति और निगरानी बढ़ाएं। यदि इसी देश में IIT UPSC की परीक्षाओं के पत्र लीक नहीं होते, तो उनसे पूरा मैकेनिज्म समझकर उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आज ब्लॉकचेन से लेकर तमाम तरह की इंक्रिप्शन या AI जैसी सुविधाएं हैं, जिसे परीक्षा तंत्र में इंटीग्रेट करके चोरी को साइबर सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकता है, उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इन विविध प्रयासों से न केवल प्रश्न पत्र लीक को रोका जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, बल्कि शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में छात्र, माता पिता, समाज और संस्थाओं को लाकर पुनः उनके भीतर एक विश्वास उत्पन्न भी किया जा सकता है। दोस्तों, परीक्षा पत्र लीक की समस्या भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक काला अध्याय है। यह उन लाखों छात्र छात्राओं के सपनों को कुचल रहा है जो दिन रात परिश्रम करते हैं। समाज और विद्यालयों के हिस्से का कार्य तो फिर भी संभव है, परंतु जो कार्य सरकार या कानून से संबद्ध है, उसे करवाने के लिए समाज को सत्ता के ऊपर दबाव बनाकर ही करवाया जा सकता है। कई सरकारों ने यह दिखाया है कि लीक रोकना संभव है, तो बाकी राज्यों में यह क्यों नहीं किया जा सकता? ध्यान रहे, यह बात केवल परीक्षाओं के दोबारा होने की नहीं है। बात हमारे भविष्य की हो रही आत्महत्या से है। हर 2 घंटे में 3 विद्यार्थी अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। यह संख्या भयावह है। यह घट नहीं रहा है। जीवन लेता बच्चा कायर नहीं होता, वह इस तंत्र में अपना भविष्य देख नहीं पाता। वह पूरे तंत्र को एक सेट तरीके से सालों साल चलता देखकर थक चुका होता है। वह राजनीति से, पुलिस से, कोचिंग से, परीक्षा करने वाली संस्थाओं से निराश होकर अंतिम निर्णय पर पहुंचता है। जो बच जाते हैं, उनके जीवन के वर्ष छिन जाते हैं। वो सामाजिक ताना, पारिवारिक नैराश्य, गिरती आर्थिक स्थिति से लड़ते रह जाते हैं। काउंसलिंग से उन्हें हम स्थिरता दे सकते हैं। कानून चोरों को पकड़कर एक स्वस्थ तंत्र दे सकता है। टेक्नोलॉजी एक समाधान ला सकती है और हम सब मिलकर सरकारों पर ऐसे तंत्र की स्थापना के लिए दबाव बना सकते हैं। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो और भी बनाएं तो हमें आर्थिक रूप से भी सशक्त करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।